हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू आरएम सीरीज। तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने फ्री कंसेंट वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। उसके बाद में आता है आपका वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन इससे मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए आज का सेशन, वॉइड एग्रीमेंट। देखिए वॉइड एग्रीमेंट में है क्या बेसिकली। सबसे पहले तो यहां पर यह बताया गया है कि ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जिनको लॉ ने स्पेसिफिकली वॉइड किया हुआ है। ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होते हैं, और ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर ऑब्जेक्ट को और कंसीडरेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर किया हुआ है। तो बेटा ये चीज हम लोगों ने नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ही पढ़ा था। इलीगल और वॉइड में फर्क होता है, तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि कहां पर एग्रीमेंट केवल वॉइड होगा, कहां पर एग्रीमेंट वॉइड तो होगा ही होगा लेकिन साथ में लॉ के अगेंस्ट में माना जाएगा, यानी कि वहां पर पनिशमेंट भी हो सकती है। और वहां पर वर्ड्स यूज करना ये समझना बहुत जरूरी कि कहां पर हम इलीगल वर्ड यूज करेंगे, कहां पर हम वॉइड वर्ड यूज करेंगे। तो इसको इस वाले चैप्टर में यही कंफ्यूजन मेन होता है अक्सर बच्चों की कि कहां पर वॉइड होगा, कहां पर इलीगल होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले सेक्शन 23 की बात करते हैं। सेक्शन 23 बताता है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। तो देखिएगा अनलॉफुल का मतलब क्या हुआ, जो लॉ के अगेंस्ट में। देखो, एन एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल इज वॉइड। तो ये चीज तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है कि अगर एग्रीमेंट में जो भी कंसीडरेशन है, जो भी उसका ऑब्जेक्ट है, अगर वो अनलॉफुल है, लॉ के अगेंस्ट में, तो फिर वो पूरी तरीके से वॉइड होगा। इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। देखिए एग्जांपल 1, A, B and C enter into an agreement for the division among them gains acquired or to be acquired by fraud। अब देखो फ्रॉड हो रहा है, तो फ्रॉड हो रहा है तो ऑब्वियसली कि भाई फ्रॉड करके जो भी पैसा मिलेगा उसको हम लोग आपस में डिवाइड कर लेंगे। फ्रॉड है, पूरी तरीके से गलत है, तो यहां पर ये जो एग्रीमेंट हो रहा है ये पूरी तरीके से अनलॉफुल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्विजिशन ऑफ गेन बाय फ्रॉड इज अनलॉफुल। दूसरा देखो, a promises to be a promises to be to abandon a prosecution which he had instituted against B for robbery, and B promises in lieu thereof to restore the value of the property robbed। अब देखो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उन क्रिमिनल केसेस में कभी भी सेटलमेंट नहीं होता। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, ये सारे के सारे एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड होते हैं। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग करने से रोकता हो या कोर्ट में प्रोसीड करने से रोकता हो, तो वो एग्रीमेंट भी पूरी तरीके से वॉइड होगा। तो अब देखो यहां पर ए बी को प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर सूट फाइल नहीं करूंगा, जो तुमने रॉबरी करी है वो तुम्हारे अगेंस्ट में मैं सूट फाइल नहीं करूंगा, लेकिन उसके बदले में क्या है कि जितनी भी प्रॉपर्टी तुमने रॉब करी है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हें रिस्टोर यानी कि वापस करनी पड़ेगी। तो यहां पर ये चीज बोली गई है कि द एग्रीमेंट is void as its object, namely the stifling of prosecution is unlawful। stifling of prosecution का मतलब अगर कोर्ट की कोई भी प्रोसीडिंग है उसमें अगर आप कोई भी इंटरफियर कर रहे हो, उसमें आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से कोर्ट की प्रोसीडिंग में डिस्टरबेंस हो रहा है, तो वो एग्रीमेंट पूरी तरीके से अनलॉफुल माना जाता है। और ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें कभी भी सेटलमेंट नहीं होता, क्योंकि जो क्राइम होता है वो सोसाइटी के अगेंस्ट में होता है। तो सिविल केसेस में तो एक बार सेटलमेंट चल सकता है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में कभी भी सेटलमेंट नहीं हो सकता। तो इसी वजह से इसको स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में डाला गया है। हालांकि स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। अब देखो, द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो अब कब कब ऐसा होगा कि जब कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल माना जाएगा? तो सबसे पहले इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि अगर लॉ में ही किसी चीज को फॉरबिड किया गया है यानी कि मना किया गया है, तो फिर वहां पर उसके बावजूद अगर आप वो एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो 100% अनलॉफुल माना जाएगा। देखिए, इफ द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज डूइंग ऑफ एन एक्ट फॉरबिडन बाय द लॉ, the agreement is void। An act or undertaking is forbidden by law when it is punishable by the criminal law of the country or when it is prohibited by a special legislation derived from the legislature। बिल्कुल, अगर क्रिमिनल लॉ में कोई भी काम
जो कि पनिशेबल है और उसको करने से मना किया गया है, और उसके बावजूद उस काम को करने के लिए अगर हम कोई भी एग्रीमेंट करते हैं या किसी भी स्पेशल लेजिस्लेशन, कोई भी स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ का मतलब जैसे सेबी हो गया, फेमा हो गया, आरबीआई एक्ट हो गया, तो ऐसे अगर कोई भी स्पेशल लॉ है उसमें भी अगर किसी काम को करने से प्रोहिबिट किया गया है, प्रोहिबिट का मतलब मना करना, वो रोका गया, आप वो काम नहीं कर सकते, उसके बावजूद अगर वो काम करने के लिए अगर आप एग्रीमेंट करते हो तो वो एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड होगा। जैसे हिंदू लॉ है, तो हिंदू लॉ स्पेशली हिंदूज के लिए, तो वहां पर हिंदू लॉ को भी स्पेशल लॉ माना जाएगा। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए आ हिंदू ऑलरेडी मैरिड, अब देखो हिंदू लॉ में क्या लिखा हुआ है, हिंदू लॉ में लिखा हुआ है कि मैरिज केवल एक ही बार हो सकती है। अगर दूसरी बार मैरिज करी, एक शादी एग्जिस्ट कर रही है और दूसरी मैरिज करी, तो वो शादी अनलॉफुल मानी जाएगी। इवन वहां पर पनिशमेंट के भी प्रोविजन दिए गए। तो देखिए हिंदू ऑलरेडी मैरिड एंड हिज वाइफ अलाइव एंटर्ड इनटू मैरिज एग्रीमेंट विद वाई, अब देखो दूसरे से मैरिज एग्रीमेंट कर रहा है एक अनमैरिड गर्ल से, तो ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि हिंदू लॉ में इसको फॉरबिड किया गया। डन है? आगे देखिए अब देखिए इफ इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, तो अब अगर आप ऐसा कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं जो लॉ के किसी प्रोविजन को डिफीट कर रहा है, पूरे के पूरे लॉ के अगेंस्ट में नहीं है, पूरे के पूरे कानून के अगेंस्ट में नहीं है, बल्कि कानून के एक छोटे से प्रोविजन के अगेंस्ट में भी है, तो उसको भी अनलॉफुल माना जाएगा। देखिए इफ द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इज ऑफ सच दैट नेचर दैट इट वुड डिफीट the provision of any statutory law, the agreement is void. This type of agreement may not directly violate any law, but if permitted would defeat the provision of any other law. तो इस तरीके की चीजों को डायरेक्टली हो सकता है मना ना किया गया हो, लेकिन अगर ऐसा किया तो हो सकता है कि भाई अगर परमिट भी किया जाता तो वहां पर लॉ के किसी प्रोविजन का वॉयलेशन होता, तो इस वजह से इसको भी अनलॉफुल की कैटेगरी में डाला गया है। क्योंकि भाई पूरा का पूरा कानून हो या कानून का एक प्रोविजन हो, किसी भी चीज का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए नंदीलाल वर्सेस थॉमस वाले केस में, अब यहां पर ए जो है वो लिकर सोल्ड कर रहे हैं विदाउट लाइसेंस टू बी। भाई लिकर को बेचना गलत नहीं है, लिकर को बेचना गलत नहीं है, लेकिन लिकर को बेचने के लिए आपके पास में लाइसेंस भी तो होना चाहिए। तो अगर आप बगैर लाइसेंस के बेच रहे हो तो वो ऑब्वियसली कि आप लॉ का वॉयलेशन कर रहे हो। देखिए A sold liquor without license to B. The sale is unlawful as the sale of liquor without license is forbidden by law, that is Excise Act. Hence, A cannot recover the price. अब देखिए इफ इट इज फ्रॉडलेंट, अगर कोई भी एग्रीमेंट जो कि जिसका जो पर्पज है, जिसका जो ऑब्जेक्ट है, जिसमें जो कंसीडरेशन है वही फ्रॉड है, तो फिर उस केस में वो एग्रीमेंट भी अनलॉफुल माना जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट is fraudulent, an agreement with such an object or consideration is unlawful and void. Example देख लेते हैं, a scheme of fraud among partner in a firm to cheat income tax authorities or among directors of a company to cheat the investors is void. बिल्कुल ये सारे के सारे एग्रीमेंट पूरी तरीके से अनलॉफुल होंगे और void होंगे। आगे देखिए इफ इट इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजरी, अब अगर आप ऐसा कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो जिससे किसी भी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से इंजरी हो रही है, तो फिर वो एग्रीमेंट भी अनलॉफुल माना जाएगा और पूरी तरीके से वॉइड होगा। वेयर इट क्रिएट्स इंजरी टू अ पर्सन और टू द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, एन अग्रीमेंट विद सच एन ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल एंड वॉइड। अब देखो इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, अब देखो कुछ कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको कोर्ट ये डिक्लेयर कर सकती है कि भाई ये इमोरल है, ये सही नहीं है। देखिए एक बार, एन एग्रीमेंट इन विच द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट इज इमोरल इज वॉइड। द वर्ड इमोरल हैज अ वाइड मीनिंग। अब देखो कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। मोरालिटी की क्या ही डेफिनेशन हो सकती है, मेरी बात सुनिए, मोरालिटी की क्या ही डेफिनेशन हो सकती है। तो कुछ कुछ शब्द जिनकी कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, तो उसकी मीनिंग जो है ना वो कोर्ट एक्सप्लेन करती है, कोर्ट डिफाइन करती है, और समय समय पर जैसे जैसे समय बदलता रहता है वैसे ही समय समय पर कोर्ट उसकी मीनिंग को चेंज भी कर सकती है। तो यहाँ पर कोर्ट के पास में राइट है कि कोर्ट यहाँ पर डिसाइड करेगी कि इमोरलिटी की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आएंगी। देखिए द वर्ड इमोरल हैज अ वाइड मीनिंग एंड इंक्लूड्स एनीथिंग दैट इज करप्ट और डिसऑनेस्ट। तो नॉर्मल अगर मीनिंग देखी जाए तो बेटा इमोरल का मतलब क्या होता है? इमोरल का मतलब अगर कोई भी चीज करप्ट है या डिसऑनेस्ट है। देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोरलिटी इज डेल्ट बाय द कोर्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम
प्लेस एंड सोसाइटीज ट्रेडिशन अबाउट मोरालिटी। तो यहां पर कोर्ट क्या करता है, कोर्ट डिसाइड करता है टाइम के बेसिस पर, प्लेस के बेसिस पर, जो सोसाइटी का ट्रेडिशन है उसके बेसिस पर कि क्या क्या चीजें मोरालिटी में आएंगी और क्या क्या चीजें इमोरालिटी में आएंगी। और अगर कोई भी चीज इमोरल डिक्लेयर हुई या कोर्ट को लगा कि ये चीज इमोरल है तो फिर कोर्ट वहां पर उस एग्रीमेंट को भी वॉइड कर सकती है। अब देखिए जैसे X gave rupees 10,000 to Y, a married woman, to obtain a divorce from her husband। अब देखो यहाँ पर X जो है वो एक मैरिड वुमेन को 10,000 रुपए दे रहा है कि तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लो। तो क्या ये एग्रीमेंट सही होना चाहिए? बिल्कुल नहीं सही होना चाहिए, ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से इमोरल होगा। तो X agrees to marry when divorce taken, X would not recover the amount। तो बेटा ये भी इमोरल है, यहाँ पर भी रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं मिलेगा और आप वो एडवांस अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते। अब देखो अब ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होते हैं। अब जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होते हैं वो भी पूरी तरीके से वॉइड होते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी पढ़े हैं, अभी तक हम लोगों ने जितने भी पढ़े हैं वो सारे के सारे पार्ट हैं अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसीडरेशन के। एंड अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसीडरेशन। लेकिन ये जो बाद में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सारे पार्ट हैं आपके पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए अनलॉफुल एग्रीमेंट, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, तो आप सारे पॉइंट्स लिखोगे। अगर केवल पब्लिक पॉलिसी वाला पूछा जाए तो केवल अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे केवल वो पॉइंट्स मेंशन करोगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब देखिए ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है और अनलॉफुल है। देखो सबसे पहले अग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विद एनिमी। अगर आप एलियन एनिमी के साथ में कोई भी ट्रेडिंग करते हो तो इसका मतलब आप हमारे दुश्मन देश को फायदा पहुंचा रहे हो। और भाई दुश्मन देश को फायदा पहुंचा रहे हो तो ये ऑब्वियसली कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होगा। और पब्लिक पॉलिसी की भी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो सोसाइटी के लिए गलत हो, है ना। और इसकी जो मीनिंग है उसको भी इंटरप्रिटेट करता है कोर्ट। कोर्ट डिफाइन करता है कि क्या क्या चीजें पब्लिक पॉलिसी में होनी चाहिए और क्या क्या चीजें पब्लिक पॉलिसी में नहीं होंगी। तो देखिए एन अग्रीमेंट मेड विद एन एलियन एनिमी इन टाइम ऑफ वॉर is illegal on the ground of public policy. This is based upon one of the two reasons, either that the further performance of the agreement could involve commercial intercourse with the enemy, or that the continued existence of agreement would confer upon the enemy and immediate or future benefit। obviously कि अब देखो दो रीजन है यहाँ पर। पहला रीजन तो ये कि भाई जब दूसरे देश के साथ में वॉर चल रही है तो आपको उसके साथ में कोई भी बिजनेस या कोई भी ट्रांजैक्शन करने का राइट नहीं बनता है, पूरी तरीके से इलीगल है। दूसरी चीज, अगर आप हमारे दुश्मन के साथ में कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उसको बेनिफिट पहुंचाना चाह रहे हो, ना कहीं उसको आप फाइनेंशियली स्ट्रांग कर रहे हो। तो इस वजह से मना किया जाता है। देखिए contracts which are entered into with the intention of the parties can or cannot be carried out by postponing performance till the end of hostilities। बिल्कुल। अब देखिए ये चीज़ मैंने आपको शायद बताई थी जब हम लोग डिसक्वालीफाइड बाय लॉ पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो एलियन एनिमी होते हैं उनके साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें दो सिचुएशन होती हैं। एक तो अग्रीमेंट बिफोर द वॉर और एग्रीमेंट ड्यूरिंग द वॉर। अगर ड्यूरिंग द वॉर है तो वो वॉइड अब इनिशियो होगा, लेकिन अगर बिफोर द वॉर है यानी वॉर से पहले अग्रीमेंट हो चुका था तो वहां पर क्या होगा कि जब वॉर होगी तो वो एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक। और जब वॉर खत्म हो जाएगी उसके बाद दोनों पार्टीज की इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो लोग चाहें तो फिर उसको कंटिन्यू कर सकती हैं। सेम वही चीज है जो मैंने आपको बताई थी। आगे देखिए अग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम। अग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम का मतलब ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो क्राइम को कमिट करने के लिए किया गया हो। तो भाई ये भी तो इंडियन पीनल कोड में पनिशेबल है कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो क्राइम को कमिट करने के लिए किया गया है तो उसको भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में माना जाएगा। देखिए वेयर द कंसिडरेशन इन एन एग्रीमेंट is to commit a crime, the agreement is opposed to public policy, the court will not enforce such an agreement. Likewise, an agreement to indemnify a person against consequences of his criminal act is opposed to public policy and hence unenforceable। बिल्कुल ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी भी क्रिमिनल एक्ट से इंडेमनीफाई करने की बात करता है
ठीक है, कि भाई अगर किसी ने तुम्हारे साथ में कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करी, तो क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड या क्रिमिनल काम करने से रिलेटेड या क्राइम को कमिट करने से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट होगा तो वो पूरी तरीके से वॉइड होगा। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि भाई अगर तुम सी को मारो तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, तो क्राइम को कमिट करने के लिए इंडेमनीफाई किया जा रहा है ना, तो ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड होगा। देखिए नेक्स्ट आता है अग्रीमेंट विच इंटरफेयर विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मतलब कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करता हो, जैसे विटनेस को पैसा दे देना, जज को पैसा दे देना, तो ऐसे सारे अग्रीमेंट जो हैं वो भी पूरी तरीके से पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होते हैं। देखिए an agreement the object of which is to interfere with the administration of justice is unlawful. Being opposed to public policy, it may take any of the following forms. अब देखिए इसके कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। सबसे पहले इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। देखिए an agreement which obstruct the ordinary process of justice is unlawful. जो कोर्ट की ऑर्डिनरी प्रोसीडिंग होती है ना, जो ऑर्डिनरी प्रोसेस होता है, अगर उसमें कोई भी इंटरफेयर कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से अनलॉफुल होगा। जैसे दस एन एग्रीमेंट फॉर यूजिंग इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस ऑफ एनी काइंड विद द जजेस और ऑफिसर ऑफ जस्टिस इज अनलॉफुल। आप कुछ भी किसी भी तरीके से जज को या जो कोर्ट के ऑफिसर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, इन्फ्लुएंस करने का मतलब उनको पैसा देने की कोशिश कर रहे हो, उनको डरा रहे हो, या कुछ भी किसी भी तरीके से अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग में इंटरफेरेंस कर रहे हो तो उसको पूरी तरीके से अनलॉफुल माना जाएगा। लेकिन यहां पर बेटा एक एक्सेप्शन है कि अगर आप आर्बिट्रेशन में जाने की बात कर रहे हो तो ये वैलिड होता है। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेशन का मतलब होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात हो रही है, लेकिन ये केवल सिविल केसेस में होगा, क्रिमिनल केसेस में कभी भी आर्बिट्रेशन नहीं होता, ये केवल और केवल सिविल केसेस में होता है। इसका एक एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कुछ मैटर्स को स्पेसिफाइड किया हुआ है, सिविल मैटर्स को, कि इन तरीके के मैटर्स को लेकर के पार्टीज के बीच में अगर एग्रीमेंट है तो वो अपने मैटर्स को आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई है तो फिर वहां पर वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। देखिए अब देखिए स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन जो अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं, तो देखिए it is in public interest that if a person has committed a crime he must be prosecuted and punished। अब देखो मैंने वही चीज बताई कि भाई जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना वो सोसाइटी के अगेंस्ट में होते हैं। अगर किसी ने कोई भी क्राइम किया हुआ है तो उसमें किसी भी तरीके का कोई भी सेटलमेंट नहीं कर सकते। अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको जेल जाना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग होगी। क्यों? उसके पीछे लॉजिक है। देखो अगर जैसे मान लो कि किसी आदमी ने मर्डर किया, ठीक, अब जिसका उसने मर्डर किया उसके घर वालों के साथ में उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि भाई ठीक है मैंने मारा, तुम 2 करोड़ रुपए ले लो और कोई केस मत करो। उन्होंने 2 करोड़ रुपए ले लिए। अब जिसने मर्डर किया है उसकी हिम्मत बढ़ गई ना, इसका मतलब हम 2 करोड़ रुपए दे करके हम किसी को भी जान से मार सकते हैं क्या? जान की वैल्यू केवल 2 ही करोड़ रुपए है। कल को हो सकता है वो 2 मर्डर और कर दे, उनको भी पैसे दे, तब तो वो आदमी हमारी पूरी पूरी सोसाइटी के लिए खतरा है ना। अगर क्राइम हुआ है और जिसने क्राइम किया है वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट में खतरा होता है। इसी वजह से जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं ना उसमें कभी भी पार्टी का नाम बेटा नहीं आता, उसमें आता है वर्सेस स्टेट। यानी भाई ये सीधे के सीधे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस है, ये आदमी सोसाइटी के ही अगेंस्ट में गलत है, इस आदमी को सजा मिलनी ही मिलनी चाहिए। तो अगर किसी भी पर्सन ने क्राइम किया है तो ही मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड। उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग भी होनी चाहिए और पनिशमेंट भी होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरीके का कोई भी सेटलमेंट नहीं हो सकता। देखो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मींस मेकिंग एन अग्रीमेंट टू सप्रेस और विड्रॉ अ क्रिमिनल केस। भाई किसी ने कोई क्राइम किया, उससे बोल दिया कि भाई ठीक है तुमने चोरी करी, चोरी किया हुआ सामान मेरे को दे दो और मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूंगा। ऐसा एग्रीमेंट पूरी तरीके से स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में आएगा और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में माना जाएगा। देखो और नॉट टू रिपोर्ट अ क्राइम इन रिटर्न ऑफ सम बेनिफिट और मनी, सच एन अग्रीमेंट is void under section 23 of the Indian Contract Act because its object is to oppose to public policy. The law does not allow private individual to prevent the course of justice of their personal gain। बिल्कुल भाई जो कोर्ट का काम है, अगर कोई क्राइम हुआ है सोसाइटी के अगेंस्ट में तो कोई भी आदमी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसको रोक थोड़ी ना सकता है। The administration of criminal justice is a matter of public concern and therefore any agreement which tends to interfere with this
अनलॉफुल। जाने सबको? तो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन क्लियर। तो देखो सब मिलते जुलते हैं बेटा, ध्यान रखना। अभी यहाँ पर इंटरफेयर, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा एग्रीमेंट विच इंटरफेयर विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसका मतलब अलग था। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन इसका मतलब अलग था। लेकिन ये दोनों ही किस में आते हैं? ये दोनों ही आते हैं आपके पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में। ठीक, देखो अब देखो एक केस लॉ है। An accused person entered into compromise with the complainant. Complainant का मतलब जिसने कंप्लेंट करी है, to withdraw a criminal case of the cheating. अब देखो चीटिंग है तो चीटिंग क्या है? चीटिंग एक क्राइम है। चीटिंग एक क्राइम है। तो जो एक्यूज पर्सन था उसने कॉम्प्रोमाइज किया, जिसने कंप्लेंट करी थी उसके साथ में, कि भाई जो चीटिंग का केस है वो विड्रॉ कर लो, उसके बदले में पैसे दे देंगे। इट वॉज हेल्ड द एग्रीमेंट वॉज वॉइड एज इट इंटरफियर्ड विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। डन है सबको? तो बस आपको ये याद रखना है, क्रिमिनल केसेस में कभी भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। किसी ने क्राइम किया है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अग्रीमेंट फॉर कंपाउंडिंग सिविल रॉन्ग। कंपाउंडिंग का मतलब बेटा कॉम्प्रोमाइज। तो सिविल रॉन्ग में कॉम्प्रोमाइज वैलिड होता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई अभी। सेटलमेंट बिटवीन पार्टीज फॉर रिकवरी ऑफ डेट। अग्रीमेंट फॉर कंपाउंडिंग क्रिमिनल ऑफेंसेस आर वॉइड। क्रिमिनल ऑफेंसेस में वॉइड होता है बिकॉज दे प्रिवेंट पनिशमेंट ऑफ अ क्राइम एंड हार्म पब्लिक इंटरेस्ट। मैंने बताया सोसाइटी के अगेंस्ट में गलत है, तो इस वजह से पूरी तरीके से वॉइड होगा। हाँ, ओनली कोर्ट अप्रूव्ड कंप्रोमाइज इन कंपाउंडेबल ऑफेंस। जो आपका सिविल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड में एक कंपाउंडेबल ऑफेंस की लिस्ट बनी हुई है कि इन इन क्राइम में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, उसके अलावा किसी भी क्राइम में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जितने लिस्ट में क्राइम दिए हुए हैं केवल उसी में ही कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, वो भी आपको कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो जो भी कंपाउंडेबल ऑफेंस है उसमें अगर कोर्ट से अप्रूवल ले लिया है तो फिर वहां पर वैलिड होगा। डन है सबको? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस एंड चैम्पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो जैसे अगर मान लो कि किसी को कोर्ट में केस फाइल करना है और उसके पास में पैसा नहीं है कोर्ट में केस फाइल करने के लिए, तो ऑब्वियसली कि ये गलत बात है। तो देखते हैं एक बार। जैसे अगर मान लीजिए कि नया पेज खोल लेते हैं, मिस्टर ए ने सी के ऊपर एक सूट फाइल करके कॉम्पनसेशन लेना है, डैमेजेस इनसे लेने हैं 10 लाख रुपए के, और पक्की बात है कि ये जीत जाएंगे। पक्की बात है कि मिस्टर ए केस जीत जाएंगे। अगर ये करेंगे केस तो पक्की बात है कि केस जीत जाएंगे, लेकिन इनके पास में पैसा ही नहीं है तो केस फाइल करेंगे कहां से? अब इनका एक दोस्त आया बी। बी ने ए से बोला कि भाई यार तुम क्यों नहीं केस फाइल कर रहे हो सी के ऊपर, क्या दिक्कत है? 10 लाख रुपए का तुम्हारा नुकसान हुआ है, तुम्हें कॉम्पनसेशन लेना है। तो ए ने बोला कि यार केस फाइल करने के लिए कोर्ट की फीस जमा करनी पड़ती है, वकील को हायर करना पड़ते हैं, तमाम तरीके के खर्चे होते हैं, हम क्या करें, हम केस फाइल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बी ने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केस फाइल करने में कितना खर्चा आएगा? इन्होंने बोला 1 लाख रुपए का। बी ने एक को बोला कि भाई चल एक काम कर, मैं तेरे को 1 लाख रुपए देता हूँ, मैं तेरे को 1 लाख रुपए देता हूँ, तुझे जितना भी कॉम्पनसेशन मिले, तुझे जितना भी कॉम्पनसेशन मिले उसका 50% मुझको वापस कर देना। 1 लाख रुपए प्लस 50% ऑफ कॉम्पनसेशन। अब आपको क्या लगता है, क्या ये जो बी ए को ऑफर दे रहा है, क्या ये ऑफर वैलिड होना चाहिए? क्या ए और बी इन दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट हो रहा है ये वैलिड होना चाहिए? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा इनको नुकसान हुआ है, उसी का तो कॉम्पनसेशन मिल रहा है, और ये यहाँ पर ए की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ए की हेल्प ये क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की इंटेंशन क्या है? उसके पीछे की इंटेंशन ये है ताकि इनको भी प्रॉफिट हो जाए। सामने वाले के कॉम्पनसेशन को आप शेयर कर रहे हो, वो अपने आप में गलत है। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है चैम्पार्टी, इसको बोला जाता है चैम्पर्टी, और चैम्पार्टी पूरी तरीके से वॉइड होता है। चैम्पार्टी पूरी तरीके से वॉइड होता है। लेकिन हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि भाई ये प्रॉब्लम किसी के भी साथ हो सकती है कि कोई किसी को सूट फाइल करना है, पैसा नहीं है किसी के पास में, तो अब अगर कोई भी आदमी अगर सपोर्ट कर रहा है तो क्या वो सपोर्ट करना भी गलत है? नहीं, सपोर्ट करना गलत नहीं है। अब अगर मिस्टर बी मिस्टर ए से ये बोलते कि भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे रहा हूं, तो केस फाइल कर, जब जीत जाना मेरे 1 लाख वापस कर देना, ये वैलिड है, ये वैलिड है। इसको बोला जाता है मेंटेनेंस, इसको बोला जाता है मेंटेनेंस, और ये वैलिड होता है। इवन
अगर मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला होता कि मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे रहा हूं, मेरे पास में एक एफडी पड़ी हुई है, मैं एफडी को तोड़वा करके तेरे को 1 लाख रुपए दे रहा हूं, तू सूट फाइल कर, तेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, जब केस जीत जाना। तो एक काम करना कि जितने का इंटरेस्ट हमको बैंक से मिलता उतने का इंटरेस्ट यार हमको दे देना भाई, मेरा भी नुकसान ना हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। बस केवल अगर इनकी इंटेंशन कॉम्पनसेशन के अमाउंट को शेयर करने की है, एक पोर्शन, एक सर्टेन परसेंटेज ये शेयर कर रहे हैं, यहां पर ये वॉइड होगा। चैम्पार्टी वैलिड नहीं होती है, मेंटेनेंस वैलिड होता है। यानी कि लॉ खुद कहता है कि भाई अगर आप सपोर्ट कर रहे हो किसी को बगैर किसी गलत इंटेंशन के, बगैर इंटेंशन ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या शेयरिंग ऑफ कॉम्पनसेशन, तो फिर वहां पर वो वैलिड माना जाएगा। जो वैलिड पोर्शन होता है उसको बोलते हैं मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस इज वैलिड एंड चैम्पार्टी इज नॉट। क्लियर है? एक बार थ्योरी देखते हैं, देखो। Maintenance is an agreement to give assistance, financial or otherwise, to another to enable him to bring or defend a legal proceeding when the person giving assistance has got no legal interest of his own in the subject matter। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका खुद का कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है। जबकि चैम्पार्टी is an agreement whereby one party is to assist another to bring an action for recovering money or property and is to share in the proceeds of action। उसकी इंटेंशन क्या है कि भाई जो भी प्रोसीड होगा उस पे शेयर करने की। अंडर द इंग्लिश लॉ बोथ दीज अग्रीमेंट्स आर वॉइड। इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग तो दोनों ही वॉइड है, लेकिन इंडिया में मेंटेनेंस वैलिड है। क्यों? क्योंकि देखो यूके में तो भाई सभी के पास पैसा होता है, यूके के लॉज भी अलग हैं, यूके में लोगों के पास में राइट्स हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, लोगों को रेमेडीज बहुत कम पैसे में मिल जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम चूंकि थोड़ा सा अलग है, लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, इस वजह से हम अपने राइट्स को इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो इस वजह से इंडिया में जो है, if the object of a contract is just to assist the other party in making a reasonable claim arising out of contract and them to have fair share in the profit, the contract is valid। इंडिया में इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, लेकिन इन गलत इंटेंशन के साथ में नहीं। अगर आप केवल हेल्प करने की इंटेंशन से कर रहे हो तो फिर वो वैलिड होगा। आगे देखते हैं। अब देखो, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल, बिल्कुल ये भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है। जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, अब किसी को अगर ये सारे टाइटल्स मिले, ठीक है, तो इन टाइटल्स की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। ट्रैफिकिंग का मतलब खरीदना और बेचना। तो देखिए, अग्रीमेंट फॉर द सेल और ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स एंड टाइटल, पब्लिक ऑफिसेज होगा बेटा, पब्लिक ऑफिसेज, और फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ पब्लिक रिकॉग्निशन लाइक पद्म विभूषण, वीर चक्र फॉर मॉनिटरी कंसिडरेशन आर अनलॉफुल बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट देखो, अग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी, बिल्कुल ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को अपनी ड्यूटीज करने से रोकता हो, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को अपनी ड्यूटीज करने से रोकता हो, वो अग्रीमेंट भी पूरी तरीके से पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में माना जाएगा। देखिए, if a person enters into an agreement whereby he is bound to do something which is against the public or professional duty, the agreement is void on the ground of public policy। अब देखिए, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी की पर्सनल लिबर्टीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, वो अग्रीमेंट भी पूरी तरीके से वॉइड होगा। अग्रीमेंट विच अनड्यूली रिस्ट्रिक्ट the personal freedom of the parties to it are void as being against the public policy। पर्सनल जो पर्सनल लिबर्टीज होती है उसके ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट भी नहीं लगा सकती। अगर गवर्नमेंट ने लगाया है तो ये माना जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रही है, और कोई इंडिविजुअल अगर लगाएगा तो फिर वहां पर वो एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में माना जाएगा। नेक्स्ट, मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट। भाई एक पंडित जी हैं, उन्होंने बोला कि मैं आपके लड़के की शादी बहुत अच्छी जगह पर फिक्स करा दूंगा, जितना दहेज मिले उसका 10% मेरे को दे देना। तो वो ब्रोकरेज की डिमांड कर रहे हैं ना, तो मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड होता है। बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये जो कौन सी marriage.com या इस तरीके की जो वेबसाइट्स हैं जो शादियां फिक्स कराती हैं वो भी तो पैसे लेती हैं। बेटा वो सर्विस लेती हैं, वो सर्विस आपको प्रोवाइड करती है, वो सर्विस चार्ज लेती है। सर्विस चार्ज अलग है, ब्रोकरेज अलग है ना। देखो, an agreement by which a person for a monetary consideration
promises in return to procure the marriage of another is void. Being opposed to public policy, similarly, an agreement to pay money to the parent or guardian of a minor in consideration of his or consenting to the give minor in marriage is void, being opposed to public policy. आगे देखिए, अग्रीमेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर और रेवेन्यू अथॉरिटीज, अपने क्रेडिटर्स को बेवकूफ बनाने के लिए या गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, रेवेन्यू अथॉरिटीज को बेवकूफ बनाने के लिए कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है तो वो एग्रीमेंट भी पूरी तरीके से वॉइड होगा। जैसे मिस्टर ए को अपने क्रेडिटर्स को पैसा देना है, इनके पास में पैसा है नहीं, इनके पास में एक प्रॉपर्टी है, ठीक। अब ए को डर लग रहा है कि यार क्रेडिटर्स को पैसा नहीं मिला तो ये प्रॉपर्टी बेच करके पैसा मेरा ले लेंगे। ए ने क्या किया, बी के साथ में एग्रीमेंट किया और ये प्रॉपर्टी बी के नाम पे ट्रांसफर कर दी। तो अब ए ये जो एग्रीमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी को बेचने का, इनका पर्पस क्या है, क्रेडिटर्स को बेवकूफ बनाना। तो बेटा ये एग्रीमेंट भी void होगा। देखो, an agreement the object of which is to defraud the creditors or the revenue authorities is not enforceable, being opposed to public policy। आसान से टॉपिक है, बस ज्यादा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में अनलॉफुल हैं। इसके बाद का टॉपिक आपका आता है कि ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जिनको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो देखिए, आज के टॉपिक में हम लोगों ने दो चीजें कवर अप करी, ये दो चीजें अच्छे से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट टर्न पर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जिसको लॉ ने वॉइड डिक्लेयर किया हुआ, और नेक्स्ट टर्न पे इस वाले चैप्टर को हम लोग कंप्लीट भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।